बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था। यहाँ पे उसी तरह से हम ने देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने देखा था कि हम शो करते हैं फाई, उसका सिंबल फाई या फाई ई भी हम लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम शो करते हैं बाय अ सिंबल फाई बी। बी मैग्नेटिक इंडक्शन का सिंबल है, जैसा कि कल हमने देखा था। सो फाई बी मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई मीन्स या फाई ई दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So that is the symbol of the magnetic flux. Now we have to see that what is the magnetic flux. तो जैसे हमने electric flux को define किया था, in the similar way we define magnetic flux. The number of magnetic field lines, जैसे हम electric field lines draw करते हैं to visualize an electric field, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हमने देखा था हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। सिमिलरली हमने देखा था इस चैप्टर के शुरू में कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं टू विजुअलाइज अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट से एमिट होती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, और मैग्नेट के अंदर दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं से स्टार्ट और कहीं से एंड नहीं होती, वो यानी नॉर्थ से एमिट होती हुई नजर आती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं मैग्नेट से बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ उनकी डायरेक्शन होती है। सो फ्लक्स को हम मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया और पासिंग थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एन एरिया। ठीक है, जैसे उसी तरह से जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डिफाइन किया था, the number of electric field lines passing through certain area. Similarly, magnetic flux is defined as the number of magnetic field lines passing through an area passing through certain area is known as magnetic flux through that area. Through that area, the number of magnetic field lines passing through certain area, ठीक है, that is known as the magnetic flux through that area, and it is represented by phi b. मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा था E डॉट ए, इन द सेम वे मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिटन एज B डॉट ए। तो बेसिकली वहां भी हमने देखा था, यहां भी उसी तरह से है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी, इट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी के मैग्नीट्यूड पे ये डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्लक्स की वैल्यू। यानी अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो लाइंस क्लोज होंगी टू ईच अदर एंड किसी सरफेस एरिया में से फ्लक्स ज्यादा होगा, और सिमिलरली अगर एरिया ज्यादा होगा तो भी फ्लक्स ज्यादा होगा।
ठीक है, यानी लेट अस सपोज दैट वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था। सपोज दैट हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इन दिस डायरेक्शन। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान हो सकता है। सपोज यहां पे नॉर्थ पोल है और यहां पे साउथ पोल है, तो इन दोनों के दरमियान एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखें यहां पे अगर हम कोई एरिया रखें इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट एरिया, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया। सपोज दैट ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है, ठीक है, ये एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये उसका मैग्नीट्यूड है एरिया का। तो अगर हम ये एरिया यहां पे रखें तो देखें इसमें से इस वक्त यहां पे 4 लाइंस पास हो रही हैं। सो फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इज 4, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 4 लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। अब आप इमेजिन करें कि अगर हम एरिया को बढ़ा दें या कम कर दें, सपोज दैट से वी हैव अ स्मॉल एरिया लाइक, देखिए इसके मुकाबले में ये एरिया और ये एरिया, ये वाला स्मॉलर है और ये वाला लार्जर है। तो इसमें से हमने देखा था 4 लाइंस पास हो रही है, तो इसमें से आप देखें तो फिलहाल 3 लाइंस पास हो रही हैं। इसको आप और कम कर दें एरिया को तो इसमें से और कम लाइंस पास होंगी। सपोज दैट वी हैव दिस एरिया, तो इसमें से 2 लाइंस पास हो रही हैं। यही हमने यहां लिखा है कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। एरिया जितना कम होगा फ्लक्स भी कम होगा, एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा पास होगा उस एरिया में से। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर कम यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स भी कम होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। फर्ज करें अगर आप इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डबल कर दें, डबल करने का मतलब यह है कि देखें इनकी जो लाइंस है वो बहुत क्लोज हो जाएंगी, फिर लाइक दिस। ये हमने बी की स्ट्रेंथ को ज्यादा कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज्यादा कर दिया। तो हमने देखा था कि इस वाले एरिया में से पहले 4 लाइंस पास हो रही थी। तो देखिए अब अगर आप इसको यहां पे रखें तो इसमें से 8-9 लाइंस पास हो रही हैं, तो फ्लक्स ज्यादा हो गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू द वन which was previously drawn। जितना लाइंस क्लोज होंगी टू ईच अदर उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितना लाइंस आपस में एक दूसरे से दूर दूर होंगी वो फील्ड वीक होगा। बहरहाल, और एक और चीज जिस पे ये फ्लक्स डिपेंड करता है वो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में, दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया इन द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया की ओरिएंटेशन क्या है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो देखिए अगर ये एरिया है हमारे पास, इसको अगर आप ऐसे रखें तो इसमें से अभी 9 लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। इसी एरिया को आप थोड़ा सा रोटेट कर दें, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दें, तो देखिए अगर आप इसको ऐसे रख लें इस एरिया को, तो अब इसमें से 4 लाइंस पास हो रही हैं। और अगर आप इसको और थोड़ा सा रोटेट कर दें तो अब 2 लाइंस पास हो रही हैं, और अब कोई लाइन इसमें से पास नहीं हो रही। इस तरह से जब ये रखा हुआ है तो नो लाइन इज पासिंग फॉर दिस ओरिएंटेशन। एरिया वही है लेकिन इस ओरिएंटेशन के लिए इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा था, और फिर जब हमने ओरिएंटेशन चेंज कर दी इस तरह या इस तरह, तो ये फ्लक्स कम होते होते यहां पे आके फ्लक्स 0 हो गया। सो दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ फ्लक्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया। तो इसको हम इनकॉर्पोरेट करने के लिए एरिया वेक्टर लेते हैं, एरिया को एज अ वेक्टर कंसीडर
करते हैं, जो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस के एरिया के बराबर होता है, विच इज लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दैट इज द एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। और उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एरिया की सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड होती है। लाइक अगर ये वाला एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इससे नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, तो देखें अगर इस तरह से आप इसको रखें तो इस वक्त इसमें से फ्लक्स मैक्सिमम है और इस वक्त एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल 0 है। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि फ्लक्स फाई बी डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। इन दो वेक्टर्स के दरमियान ये एंगल है, तो इसको जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो वी कैन राइट फाई बी इज प्रोपोर्शनल टू बी इंटू ए इंटू कॉज ऑफ थीटा, और यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज टेकन एज 1, सो वी कैन राइट फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉज ऑफ थीटा, and we can further write this in the form of a scalar product, जो हमने देखा था a डॉट b इक्वल होता है a b cos थीटा। तो b इंटू ए क्या, तो हम क्या लिख सकते हैं, b डॉट a b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अभी आपको बताया था कि एरिया को हम एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं हेयर। टू इनकॉर्पोरेट द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वी कंसिडर एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फिर उस एरिया वेक्टर के और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है थीटा, उस पर डिपेंड करती है फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। तो देखें यहां पे हम जनरली इसको इस तरह से लिखते हैं, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए या बी इंटू ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, दीज बोथ आर द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकली हम फ्लक्स को इस तरह से लिखते हैं, बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। थीटा कॉस थीटा हमने क्यों यहां लिखा है, ओरिएंटेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो इसलिए लिखा है हमने क्योंकि देखिए यहां पे इस वक्त अगर एरिया ऐसे रखा हुआ है तो इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, और इस वक्त एरिया वेक्टर विच इज नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो एरिया वेक्टर और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस केस में एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0, यानी ये सूरत हाल है। देखें हमने एरिया को इस तरह से रखा हुआ है लाइक दिस। तो देखें यहां पे फॉर दिस पर्टिकुलर केस एरिया वेक्टर इस एरिया से नॉर्मली आउटवर्ड होगा लाइक दिस इज एरिया वेक्टर। तो देखिए एरिया वेक्टर एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, so that in this particular situation angle between area vector and b is 0 degree and cos of 0 is 1, which is the maximum value of cos theta। ठीक है, ये cos theta की मैक्सिमम वैल्यू है और इस वक्त फ्लक्स भी मैक्सिमम है। ठीक है, इस वक्त इस एरिया में से फ्लक्स मैक्सिमम पास हो रहा है, जैसा भी आपको बताया था मैंने कि जब इस तरह से रखेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। तो और इस एंगल पे कॉस की वैल्यू भी मैक्सिमम है। तो हमने ये देखा है कि जब थीटा 0 है तो कॉस थीटा भी मैक्सिमम आ रहा है और उस वक्त फ्लक्स भी मैक्सिमम आ रहा है। तो यानी फ्लक्स डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन कॉस थीटा। इस केस में तो ये सेटिस्फाई हो रहा है इस तरह से। दूसरी सिचुएशन ये थी कि अगर आप एरिया को ऐसे रखें कि वो एरिया की सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड B एंड सपोज एरिया को अब हम इस तरह से रखते हैं लाइक दिस। तो देखें इस एरिया में से इस वक्त इसका एरिया वेक्टर अब यहां से नॉर्मली आउटवर्ड होगा इन दिस डायरेक्शन।
सो इस केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज 90 डिग्रीज. दिस इज एरिया वेक्टर नाउ, and you can see here that area vector is perpendicular to the magnetic field strength vector B. यानी यहां पे एंगल कितना बन रहा है? इन दिस केस थीटा इज 90 डिग्रीज एंड cos 90 डिग्रीज इज 0, विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा. ये cos थीटा की मिनिमम वैल्यू है. और यहां पे अगर आप देखें तो इस केस में फ्लक्स भी 0 है. In this particular case, phi b flux through the surface is also 0. ठीक है, तो देखिए cos थीटा भी 0 है और फ्लक्स भी 0 है. यहां पे cos थीटा 0 cos 0 1 है, which is the maximum value of cos थीटा. ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है cos थीटा की. और यहां पे फ्लक्स phi b is also maximum. ठीक है, तो इसका मतलब है जब cos थीटा मैक्सिमम है तो फ्लक्स भी मैक्सिमम है, जब cos थीटा 0 है तो फ्लक्स भी 0 है. तो इसको हम कहते हैं, इसलिए हमने लिखा है कि फ्लक्स डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर. ठीक है, यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, फ्लक्स 0 है, cos 90 भी 0 है. यहां पे थीटा 0 है, बी वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल है टू ईच अदर. So cos 0 is maximum and flux is also maximum for this orientation. That's why we here write phi b is directly proportional to cos of theta. Bihral, yahan pe these two are the equations for the magnetic flux. Now we have to see that what are the SI units of. अच्छा, उससे पहले चलें एक केस ये देख लें, what is maximum flux and minimum flux. ये जो हमने यहां पे केसेस देखे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स वो कब होगी? वो जैसे कि ये डायग्राम शो कर रही है, फॉर मैक्सिमम फ्लक्स वी हैव टू प्लेस एरिया इन सच अ वे दैट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी इज 0 डिग्रीज. इस तरह से हम एरिया रखना पड़ेगा. तो यानी उस केस में एरिया वेक्टर तो बी के पैरेलल होगा. ये देखें, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू बी बट सरफेस ऑफ द एरिया इज परपेंडिकुलर टू बी. एरिया की जो सरफेस है वो बी के परपेंडिकुलर है. ठीक है, सो इफ द सरफेस ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दैट इज उस वक्त एंगल बिटवीन ए वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 डिग्रीज. तो उस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम होगा. सो उसको हम लिखते हैं फाई बी मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉज ऑफ 0 डिग्री विच इज इक्वल टू बी ए. ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स की. और उसके लिए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 एंड सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन हमने एंगल एरिया की सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान नहीं देखना, हमने एंगल लेना है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विच इज 0 इन दिस केस. वो ये वाला केस है. तो ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा. एंड मिनिमम और 0 फ्लक्स, ठीक है, मिनिमम या इसको हम 0 फ्लक्स भी कहते हैं, वो कब होगा? वो तब होगा when the surface of area is parallel to the magnetic field. ये देखें, अगर हम सरफेस को इस तरह से रखें तो देखें ये वाली सरफेस इस वाले फील्ड के पैरेलल है, लेकिन इस सरफेस का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. ठीक है, सो इफ द सरफेस इज प्लेस्ड
So if the surface of area is placed parallel to the field, that is area vector is perpendicular to B vector, ठीक है, यानी थीटा इज 90 डिग्रीज, देन फ्लक्स इज 0, ठीक है। उस वक्त फ्लक्स मिनिमम होगा या 0 होगा, और वो क्या होगा जीरो फ्लक्स, दैट विल बी जीरो फ्लक्स विल बी फाई बी मिनिमम और 0, दैट इज इक्वल टू b इंटू ए इंटू कॉज ऑफ 90 डिग्रीज, दैट बिकम 0, क्योंकि कॉज 90 0 होता है, तो इसलिए ये मिनिमम फ्लक्स भी 0 के बराबर आएगा, ठीक है। सो दैट इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम फ्लक्स एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, ठीक है। ये फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। और इस केस में देखें, ये मिनिमम फ्लक्स इस तरह से होगा, मैक्सिमम फ्लक्स इस तरह होगा। नाउ इन बिटवीन दीज टू एंगल्स, यानी अगर थीटा 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो, फॉर एनी ओरिएंटेशन थीटा, द फ्लक्स विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू। यानी जैसे फर्ज करें इस तरह की ओरिएंटेशन है, तो देखें इस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम से कम है और 0 से ज्यादा है, ठीक है। दैट इज फॉर एनी एंगल थीटा बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। यह आपने याद रखना है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। सो इन दैट केस फ्लक्स विल बी लेस देन मैक्सिमम वैल्यू एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो ये हमने कंडीशन देखी है फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है।